तो आज हम अपनी हिंदू लॉ की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में समझेंगे, जो कि है सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यह सेक्शन डील करता है कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज, यानी कि किसी भी हिंदू मैरिज के इसेंशियल एलिमेंट के बारे में यह सेक्शन बता रहा है। सेक्शन की पहली लाइन है, अ मैरिज मे बी सोलमनाइज्ड between any two Hindu if the following conditions are fulfilled, namely, यानी कि किन्हीं भी दो हिंदुओं के बीच की मैरिज विवाह तभी परफॉर्म या सेलिब्रेट होगा जब यह सेक्शन 5 में दी गई सभी कंडीशंस को फुलफिल करेगा। तो इसकी कंडीशंस क्या दी गई हैं? तो पहला क्लॉज बोल रहा है, नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, मीन्स मैरिज विवाह के टाइम पे दोनों पार्टी में से किसी का भी स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, जीवित नहीं होना चाहिए। स्पाउस तो आप सभी जानते ही होंगे, पार्टनर या फिर मेट। अगर मेल है तो उसकी वाइफ और अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड जीवित नहीं होना चाहिए। यानी कि यह सेक्शन डायरेक्टली मोनोगेमी की बात कर रहा है। सेक्शन 5 का क्लॉज 1 हम कनेक्ट करते हैं सेक्शन 11 और सेक्शन 17 के साथ। सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वॉइड मैरिज के बारे में बताता है। यह कहता है सेक्शन 5 के क्लॉज 1 में दी गई कंडीशंस को अगर फुलफिल नहीं किया जाएगा तो ऐसी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसी मैरिज की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी और वह शून्य होगी, और साथ ही साथ ऐसी मैरिज ऑफेंस होगी सेक्शन 494 और 495 आईपीसी के तहत। जैसा कि सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी को बता रहा है, ये कहता है एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदूज सोलमनाइज्ड आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट इज वॉइड इफ एट द डेट ऑफ सच मैरिज either party had a husband or wife living, and the provision of section 494 and 495 of the Indian Penal Code shall apply accordingly. अब हम क्लॉज 2 पे आते हैं, जो कि कह रहा है एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी, यानी कि विवाह के टाइम पे कोई भी पक्ष, कोई भी पार्टी, पहला इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कंसिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। यहाँ पे आप अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को अंडरलाइन कर लीजिए। पार्ट बी बोल रहा है, दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children। यहाँ पे आप unfit for marriage and procreation of children पे underline कर लीजिए। पार्ट सी has been subject to recurrent attacks of insanity। यहाँ पे आप attacks of insanity पे underline कर लीजिए। तो बेसिकली अगर हम सरल शब्दों में समझें तो आपको समझ में आएगा कि क्लॉज 2 क्लियरली नॉट सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर की बात कर रहा है, यानी कि दोनों ही पार्टीज में से कोई भी मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। और इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया गया है। पहला अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात कर रहा है, जो कि कह रहा है अगर दोनों ही पक्षों में से, दोनों ही पार्टीज में से कोई भी इनकैपेबल है वैलिड कंसेंट देने के लिए, तो ड्यू टू रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ये ग्राउंड बन सकता है कि मैरिज वॉइड है, वॉइडेबल डिक्लेयर हो जानी चाहिए। दूसरा पार्ट बोलता है कि अगर कोई वैलिड कंसेंट तो दे सकता है, बट वह इस हद तक, इस एक्सटेंशन तक पीड़ित है, सफर्ड है मेंटल डिसऑर्डर से और अनफिट है फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि संतानों उत्पत्ति के लिए असक्षम है या फिर अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए असमर्थ है, तो भी यह ग्राउंड बन सकता है वॉइडेबल मैरिज होने का। और पार्ट सी कह रहा है कि अगर उसे इंसैनिटी के अटैक आते हैं तो भी यह मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करने के लिए एक सफिशिएंट ग्राउंड बन सकता है। सेक्शन 5 के क्लॉज 2 को हम सेक्शन 12 के क्लॉज 1 के साथ कनेक्ट करेंगे। सेक्शन 12 हमारा ग्राउंड फॉर वॉइडेबल मैरिज की बात करता है, जिसको हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में डील करेंगे। अब क्लॉज 3 कह रहा है द ब्राइड ग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड ब्राइड द एज ऑफ 18 एट द टाइम ऑफ मैरिज।
यह सेक्शन एक तरीके से तो बहुत ही कॉमन नॉलेज का है, जो कि कहता है कि वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और वधू की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इस सेक्शन को हम कनेक्ट करेंगे सेक्शन 18 के क्लॉज ए के साथ ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि बता रहा है पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। इसका क्लॉज ए कह रहा है इन द केस ऑफ अ कंट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3 ऑफ द सेक्शन 5 with rigorous imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1 lakh rupees or with both। यानी कि अगर आपने ब्रीच किया, कंट्रोवर्शन क्रिएट किया क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5 के साथ, तो ऐसी कंडीशन में इम्प्रिजमेंट मिल सकता है, वो भी कठोर कारावास। रिगोरियस इम्प्रिजमेंट मिल सकता है 2 साल तक का, और साथ ही साथ 1 लाख रुपए तक का फाइन भी पड़ सकता है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। अब हम क्लॉज 4 पे आ गए हैं, जो कि कह रहा है द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम और यूसेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन टू। यानी कि यहाँ पे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पे प्रोहिबिशन लगाया गया है। शादी दो ऐसे रिलेशंस के बीच में नहीं हो सकती जिनमें प्रोहिबिशन हो। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हम सरल शब्दों में कहें ऐसा रिलेशनशिप जैसे कि ब्रदर और सिस्टर के बीच में होता है, फादर और डॉटर के बीच में होता है, मदर और सन के बीच में हो सकता है। तो ऐसे रिलेशनशिप के बीच में शादी नहीं हो सकती है। पर यहाँ पे एक छोटा सा एग्जम्पशन भी दे रखा है, अनलेस द कस्टम और यूसेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। यानी कि जब तक कस्टम और यूसेस उनको अगर परमिशन दे रहे हैं कि शादी हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकती है, वरना यहाँ पे प्रोहिबिशन लगा रखा है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के ऊपर। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को और अच्छे से पढ़ने के लिए और समझने के लिए हमें सेक्शन 3 का क्लॉज जी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को देखना पड़ेगा, जो कि डिफाइन कर रहा है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। 2 persons आर सेड टू बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। 2 लोगों को कहा जाएगा वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हैं जब, इसको 4 क्लॉजेज में दे दिया गया है। पहला क्लॉज, इफ वन इज लीनियल असेंडेंट ऑफ अदर, यानी कि लीनियन का मतलब डायरेक्ट, असेंडेंट का मतलब सुपीरियर। अगर कोई 2 पर्सन ऐसे रिलेशन में है जो कि एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेशन में हो और वह उनकी ब्लड रिलेशन में ही उनके सुपीरियर हो, ऐसी कंडीशंस में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि डॉटर के लिए उसके सुपीरियर असेंडेंट कौन हुए, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ये सभी क्या है, लीनियल असेंडेंट हैं। क्लॉज 2 बोल रहा है इफ वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ अ लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर। यानी कि अगर वाइफ है, पहले वाले में तो लीनियल असेंडेंट ही बता दिया गया था, दूसरे वाले में वाइफ और हस्बैंड की बात की जा रही है। अगर जैसे ग्रैंडफादर थे तो उनकी वाइफ के साथ भी आपका एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा, यानी ग्रैंड मदर के साथ भी आप विवाह नहीं कर सकते, फादर की वाइफ के साथ भी आप विवाह नहीं कर सकते। क्लॉज 3 बोल रहा है इफ वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर, भाई की पत्नी हो, और वाइफ ऑफ द फादर्स यानी कि पिता की पत्नी हो, और मदर्स ब्रदर यानी कि माँ का भाई हो, और ऑफ द ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर्स ब्रदर यानी कि ग्रैंड माँ का भाई हो, ऑफ द अदर्स। और 4th क्लॉज बोल रहा है इफ द 2 आर ब्रदर एंड सिस्टर, अगर 2 लोग भाई बहन हैं, अंकल एंड नाइस, चाचा और भतीजे हैं, आंट एंड नेफ्यू, और चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ 2 ब्रदर्स और 2 सिस्टर्स, फूफी और भतीजा, मौसी और भांजा, या भाई बहन के रिलेशन, भाई भाई के रिलेशन और बहन बहन के रिलेशन, ऐसे सभी रिलेशन में हम प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। सेक्शन 3 के क्लॉज जी में ही एक्सप्लेनेशन दे रखा है फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज एफ एंड जी। तो यहाँ पे रिलेशनशिप इंक्लूड किस किस चीज़ को कर रहा है वह बता रहा है। इसको 3 पार्ट में बताया गया है, रिलेशनशिप बाय हाफ और यूट्रिन ब्लड एज वेल एज बाय फुल ब्लड। तो फुल ब्लड तो हम सभी जानते हैं, मानिए ए और बी 2 भाई भाई थे, उनके जो फादर थे और जो मदर थे वो दोनों एक ही थे, यानी पेरेंट्स जिनके सेम थे, तो उनको बोला जाएगा फुल ब्लड। और अगर हम हाफ ब्लड लें तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं।
मान लीजिए ए था जिसके फादर एफ थे और उसकी मदर एम थी। मदर एम की डेथ हो गई। अब फादर अकेले पड़ गए। उन्होंने सोचा कि वो एक और शादी कर लेते हैं। उन्होंने एक और शादी की जी के साथ। अब उनके एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने बी रखा। अब जो ए था और जो बी था उन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। वो दोनों ही भाई भाई तो होंगे, ब्रदर ब्रदर तो होंगे, बट वो हाफ ब्लड होंगे क्योंकि उनके फादर तो सेम थे बट उनकी माँ थी वो जो डिफरेंट थी। इसीलिए इन लोगों को बोला जाएगा ये हाफ ब्लड रिलेशन में है। अब हम यूट्राइन ब्लड समझ लेते हैं। ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है और बहुत ही इजी है। इसको भी हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि मानिए ए था, उसके फादर एफ थे, मदर एम थी। उसके फादर की डेथ हो जाती है। अब उसके माँ अकेले बचती हैं। अब माँ की लाइफ तो पूरी बची थी ना, तो उन्होंने एक और शादी कर ली पी के साथ। पी के साथ शादी करने के बाद एम और पी का एक बेटा होता है जिसका नाम वो बी रखते हैं। अब ए और बी में एक रिलेशन क्रिएट होगा। दोनों ही भाई भाई होंगे बट भाई भाई तो होंगे बट उनकी माँ सेम थी बट फादर डिफरेंट थे, इसीलिए उनको बोला जाएगा यूट्राइन ब्लड। आई होप अभी तक मैं आपको जितना भी समझा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा हो। अब हम सेक्शन 5 के क्लॉज 5 पे चलते हैं जो कि लास्ट है बट लीस्ट नहीं है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बताया जा रहा है द पार्टीज आर नॉट सापिंडाज ऑफ ईच अदर unless the custom or uses governing each of them permits of a marriage between the two। यानी कि जिन पार्टीज के बीच में विवाह हो रहा है वह सापिंडा रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए, और अगर हो सकती हैं अगर उन्हें कस्टम और यूसेस परमिट करते हों। अब सापिंडा रिलेशनशिप को और भी अच्छे से समझने के लिए हम इसको पढ़ेंगे सेक्शन 3 का क्लॉज एफ जो कि इसको डिफाइन कर रहा है। सापिंडा रिलेशनशिप with reference to any person extends as far as the third generation inclusive in the line of ascent through the mother and the fifth inclusive in the line of ascent through the father, the line being traced upward in each case from the person concerned who is to be counted as the first generation। यहाँ पे आप थर्ड जनरेशन इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द मदर पे अंडरलाइन कर लीजिए, फिफ्थ इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द फादर पे अंडरलाइन कर लीजिए, ट्रेस्ड अपवर्ड पे अंडरलाइन कर लीजिए और काउंटेड एज फर्स्ट जनरेशन पे अंडरलाइन कर लीजिए। अब इस क्लॉज में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स यही थे। यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अगर आपको सापिंडा रिलेशनशिप चेक करना है दो लोगों के बीच में विवाह के टाइम पे तो उसको देखना पड़ेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए ए बी से मैरिज करना चाहता है। ऐसी कंडीशन में ए को चेक करना पड़ेगा जो बी है वो कहीं उसके सापिंडा रिलेशन में तो नहीं आ रही है। इसके लिए वो क्या करेगा, 3 जनरेशन अपवर्ड की साइड में माँ की तरफ देखेगा और 5 जनरेशन फादर की साइड देखेगा। फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, और मदर की साइड में मदर के फादर, फिर ग्रैंडफादर मदर के और मदर के ग्रेट ग्रैंडफादर। अगर ए और बी के लीनियर असेंडेंट सेम नहीं थे यहाँ पे तो वह दोनों लोग सापिंडा रिलेशनशिप में नहीं हैं। सापिंडा को हम और अच्छे से समझने के लिए इसको 2 वर्ड से बनाया गया है, सा प्लस पिंड। सा मतलब एक, पिंड मतलब ब्लड रिलेशन। जिन लोगों का एक ही पिंड हो, एक ही ब्लड रिलेशन से जो लोग आए हों उन लोगों को हम बोलेंगे सापिंडा। तो उसमें विवाह नहीं हो सकता हिंदू मैरिज में। इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए हम इसका क्लॉज 2 पढ़ते हैं जिसमें बताया गया है 2 persons are said to be sapindas of each other if one is a lineal ascendant of the other within the times of sapinda relationship of, or if they have a common lineal ascendant who is within the limit of sapinda relationship with reference to each of them। यहाँ पे कॉमन लीनियर असेंडेंट पे आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर 2 लोगों का कॉमन लीनियर असेंडेंट है यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में अगर उनकी डायरेक्टली असेंडेंट सेम है तो ऐसी कंडीशंस में वहाँ पे सापिंडा रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। कॉमन लीनियर असेंडेंट नहीं होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो सापिंडा रिलेशनशिप नहीं होगा और दोनों लोगों के बीच का विवाह जो होगा वो सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के क्लॉज 5 को फुलफिल कर रहा होगा। सेक्शन 5 के
क्लॉज 4 और 5 को हम कनेक्ट करते हैं सेक्शन 11 के साथ, जो कि वॉइड मैरिज के बारे में बताता है। ऐसी मैरिजेस जो कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बीच में और सापिंडास रिलेशनशिप के बीच में होती हैं, ऐसी मैरिज को वॉइड माना जाता है हिंदू मैरिज एक्ट में, और ऐसी मैरिज की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है और साथ ही साथ वह शून्य होती हैं। क्लॉज 4 और 5 ऑफ सेक्शन 5 का डायरेक्टली कनेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 18 के साथ, क्लॉज बी के साथ, जो कि बोल रहा है इन द केस ऑफ कंट्रोवर्सन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 5 with simple imprisonment which may extend to 1 month or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। यानी कि अगर कॉन्ट्रोवर्सन क्रिएट हो जाता है क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 5 के साथ ऐसी कंडीशंस में, तो उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट की सज़ा हो सकती है 1 महीने तक की, और साथ ही साथ फाइन लग सकता है 1000 रुपीज़ तक का। अब सेक्शन 5 हमारा यहीं पे एंड हो गया है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और प्लीज़ बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।